Good morning to all of you. Today we will start our second chapter of the chemistry, that is structure of atom. अगर आपको याद हो, इसी से रिलेटेड सेम नेम का चैप्टर आपकी क्लास 9th में था, बिल्कुल सेम टू सेम नेम था, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वहां पर हमने क्या पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज की थी, कैथोड रे, एनोड रे, इन सभी के बारे में पढ़ा था. लेकिन अब यहाँ पर हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो पूरी डिटेल से आने वाला है, जिसको आप बड़ा ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम कितना छोटा होता है. अगर साइज में बात करें तो साइज जो है एटम का बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. जितना हम सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा छोटा है. जिसके लिए आपने क्लास जो 9th है उसमें एक्टिविटीज़ भी की थी, जिसमें हम क्या करते थे, एक शुगर का क्रिस्टल लेते थे तो उसमें चेक करते थे. वहाँ पर क्या होते थे, मिलियंस ऑफ शुगर के पार्टिकल्स मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं. तो इसका मतलब अगर हम वहाँ पर चेक करें तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है एटम का. अगर इतना ज़्यादा छोटा है जो हमें दिखाई नहीं देता इवन विद नेकेड आई और इवन अंडर द माइक्रोस्कोप. जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें भी हम उसको नहीं देख पाते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो हाई पावर माइक्रोस्कोप होती हैं, जैसे कि STM, स्टनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो क्या कर सकती है, एटम का जो साइज है या जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फाइंड आउट कर सकती है. एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, वो भी यूज कर सकते हैं. अब सबसे मेन जो चीज आपको यहां समझनी है, अगर एटम इतना ज्यादा छोटा है जो दिखाई नहीं देता है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को किस लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज द नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो आपके माइंड में होगा कि जैसे मान के चलते हम क्या कहते हैं कि जो भी चीजें हैं वो किससे मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर में जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है, एटम. तो वी कैन सिंपली से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. अगर वो एटम से मिलके बनी है तो वो अलग अलग क्यों है, उनकी अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट क्यों है. जैसे एक पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, बुक, जो भी चीज हम देखते हैं हमारी सराउंडिंग में, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. अगर वो एटम से मिलके बनी है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होनी चाहिए थी, अपीयरेंस भी एक जैसी होनी चाहिए थी. देन व्हाई दे अपीयर्स डिफरेंट. तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस चैप्टर से क्लियर होने वाला है. मान के चलते हैं अगर जो एटम है उसका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. इसीलिए हम इस चैप्टर को अभी स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको इन्फ्लुएंस करने वाला है. अब सबसे पहले अगर हम बात करें एटम की, तो एटम की जो डेफिनेशन है या एटम की अगर हम एक वर्ड बताते हैं तो कहां से आता है, ग्रीक वर्ड है. एटमस मींस ग्रीक वर्ड जो एटमस है, व्हाट डज इट मीन. एटम जो है अनडिविजिबल है और अनकटेबल है. इसका मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. और ये ऐसा पॉइंट आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ा होगा. डाल्टन ने क्या कहा था, एटम इज अनडिविजिबल, अनकटेबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. लेकिन जैसे आपने आगे पढ़ा तो एटम को हम फर्दर क्या करते हैं, क्लास 9th में आपने नोट किया था कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे. क्या वर्ड यूज किया मैंने, सब एटॉमिक पार्टिकल. जैसे एक सेट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सबसेट बना सकते हैं. उसी में से हम क्या करते हैं, जो हमारे पार्टिकल या जो भी चीज प्रेजेंट है उसके अंदर उनको हम क्या कर सकते हैं, सब सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि सेट में होते हैं ऐसे ही एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है. कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. इनको हमने सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों कहा, क्योंकि विद इन एटम प्रेजेंट होते तो एटम भी हैं. लेकिन हम अब क्या कह सकते हैं, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या कहती थी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता. लेकिन वो फिर थ्योरी फेल होने का रीजन क्या था, क्योंकि एटम इज डिविजिबल व्हिच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उनको कैसे फाइंड आउट किया गया. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर किया. सबसे पहले हम जो डिस्कवरी करने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो कैसे हुई, सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी की वो जे थॉमसन ने की. जे थॉमसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसके साथ साथ और भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था. जैसे कि अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये हमारी एक ग्लास की ट्यूब है. ये ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर यहां पर मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं. ये मेटल के इलेक्ट्रोड है और यहां पर हम जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं दैट इज द हाई वोल्टेज डीसी करंट. और यहां पर हमने एक वैक्यूम पंप के साथ इसको कनेक्ट कर दिया. और उसके बाद क्या नोट किया, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हमें यहां पर एक पार्टिकल का पता चला. और वो पार्टिकल क्या था, क्या उसका नेम था, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और उसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे. सबसे पहला पॉइंट, यहां पर जो दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट वन इज द हाई वोल्टेज एंड सेकंड वन इज द वैक्यूम. इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी,
इस चीज को आपने नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम एयर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ वैक्यूम पंप यूज ना करें तो यहाँ पर क्या होगी, कोई ना कोई गैस होगी, कोई ना कोई हम यहाँ पर एयर कुछ भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो होगा क्या, जैसे कि अगर हम एयर को लेते हैं तो एयर में से जो करंट है वो पास नहीं होता है। इसी चीज का हमें एडवांटेज भी मिलता है क्योंकि एयर इंसुलेटर की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में देखें तो बहुत सारे स्विचेस हैं, उन स्विचेस में अगर हम क्या करें देखते हैं तो करंट फ्लो होता है, वोल्टेज है वहां पर, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि जो एयर है वो इंसुलेटर का काम करती है। लेकिन आपने देखा होगा जो बिजली चमकती है तो उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है और वो एयर में अपना रास्ता बना लेती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर हमें एयर में से करंट को पास करना है तो हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज यूज करते हैं। और यही चीज यहां एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म की गई। सबसे पहले क्या किया गया, यहां पर वैक्यूम पंप को ऑन नहीं किया गया, पहले वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू किया और देखा गया कि इसमें से करंट पास नहीं होता है। दैट मीन्स यहां पर अगर हम बीच में क्या करते हैं, कोई एमीटर लगा देते हैं तो क्या करता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तो वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। तो धीरे धीरे वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया तब भी करंट फ्लो नहीं हुआ। तो फिर धीरे धीरे क्या किया गया, वैक्यूम पंप को जैसे ऑन किया तो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होता है इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होना स्टार्ट हो गया। तो जिससे हमें पता चला कि कुछ ना कुछ यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन थी जब भी हमें किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में से, और इस ट्यूब का नेम जो है, दूसरा नेम इसको बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब, इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं और क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो डिजाइन था या जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी या इसको फॉर्म जिसने किया था वो साइंटिस्ट थे क्रुक्स, तो उन्हीं के नेम पर इसको कहा जाता है क्रुक्स ट्यूब। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रुक्स ट्यूब में यहाँ पर हम जो मेटल के रोड यूज कर सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया गया वो चीजें आपको बड़ा ध्यान से समझनी है। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं तो कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कहां से कहां, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल कहां से कहां, कैथोड से एनोड। अब कैथोड क्या होता है ऑलरेडी आप जानते हैं, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये नेगेटिव है, तो यहां पर हमने नेगेटिव के साथ जिसको कनेक्ट किया वो क्या हो गया, कैथोड, और जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो क्या बन गया, एनोड। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई चार्ज पार्टिकल कहां से कहां मूव करता है, कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन वो पार्टिकल अगर हम देखें तो उस पार्टिकल को क्या कहा जाएगा, उस रे को क्या कहा जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिन कहां से हुआ था, कैथोड से। दैट्स व्हाई दिस रे इज कॉल्ड कैथोड रे। क्या नेम है, कैथोड रे। तो यहां पर एक डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैथोड रे, the ray which is originated from cathode and move towards anode is called cathode ray। इस डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे, the ray which is originated from cathode and move towards anode is called cathode ray। नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से। दूसरा जो पॉइंट आपको नोट करना है, कई बार पूछता है, what are the necessary condition for passage of the current through the discharge tube? The first condition is voltage should be high and second one is the pressure should be low। प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। इसीलिए हमने वैक्यूम पंप को ऑन किया, जैसे वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं वो अंदर से प्रेशर क्या कर देता है, कम कर देता है, और जैसे ही गैस का प्रेशर कम होता है तो उसमें से थोड़ा बहुत करंट इजीली फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और यही दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे इनको भी। उसके बाद अगर हम इन पार्टिकल्स की बात करें, ये जो पार्टिकल्स हैं, अब इसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि जो पार्टिकल है वो विजिबल नहीं थे, दीज आर द इनविजिबल। तो ये हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इनका पता कैसे चला कि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो उसके लिए यहां पर क्या किया गया, जो हमारा यहां पर जो इलेक्ट्रोड था वो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड यूज किया जिसमें होल्स थे, और यहां पर एक कोटिंग की गई किसकी, जिंक सल्फाइड की, दैट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल। किसकी कोटिंग की, जिंक सल्फाइड, दैट इज ए फ्लोरोसेंट मटेरियल। आपने सुना भी होगा फ्लोरोसेंट वर्ड। जैसे पुराने टाइम में अगर हम देखें तो एक ट्यूब आती थी जिसको बोलते थे फ्लोरोसेंट ट्यूब, फिर उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया और किस फॉर्म में इसको जानते हैं, CFL, सुना होगा सभी ने, दैट इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। वो भी एक्चुअली में फ्लोरोसेंट लैंप है। उसके अंदर आप नोट डाउन करेंगे कि जो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है दैट इज एक्चुअली जिंक सल्फाइड। जो जिंक सल्फाइड है वो क्या करता है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, और उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल
उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पर जाकर क्या करेगा, हिट करेगा, इट विल प्रोड्यूस इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस का मतलब जो शाइन आएगी उसके अंदर, जिससे कि जो इनविजिबल रेडिएशन थी वो विजिबल रेंज में आ जाती है, जिससे कि जो लाइट है आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। यहां पर जो मेन पॉइंट था जिंक सल्फाइड का क्या रोल है, यही चीज आपने अपने जो टेलीविजन स्क्रीन है, अब तो एलईडी आ चुकी है, पुराने टाइम में हम यूज करते थे टेलीविजन की स्क्रीन, जिसको सीआरटी भी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। एक्चुअली में वो उसी की एक फॉर्म है। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात कर रही हैं, ये भी एक टाइप से उसी से मिलती जुलती है, इसी टाइप की होती है, क्रुक्स ट्यूब की ही तरह नजर आती है। वो भी ग्लास की बनी होती है, उसमें भी दो क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, वोल्टेज पास करते हैं। और उस वोल्टेज के लिए जो हम यहाँ पर यूज करते थे वो क्या होती थी, एक कॉइल होती थी, अलग से देखी होगी, चौक कॉइल जिसको बोलते थे। तो उसका काम क्या था, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना। और उसमें भी अगर आप देखते हैं उस ट्यूब को, अगर हम क्या करते थे, मान के चलते हैं ब्रेक करते, तो उसमें से आवाज आती है, क्योंकि उसमें भी जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ऐसे टेलीविजन की स्क्रीन भी एक कैथोड रे की तरह काम करती है, उसमें भी फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी सेम ऐसे ही काम करता है। उसमें क्या होती थी, एक कोटिंग होती थी, और जैसे ही कैथोड रे में से जो चार्ज पार्टिकल है उस स्क्रीन पर आकर हिट करता था, जिससे इल्यूमिनेंस होती थी, जिसमें स्क्रीन में क्या होती थी, शाइन आती थी। जो आपने नोट डाउन भी किया होगा कि जैसे हम टीवी को ऑन करते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, जिस पर चार्ज पार्टिकल जब आकर हिट करता है तो उससे वो क्या होता है, विजिबल हो जाता है। ये पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं। कई बार पूछ लेते, गिव सम एग्जांपल विच एक्ट एज कैथोड रे। तो उसमें हमारा फ्लोरोसेंट है, सीआरटी है, टेलीविजन स्क्रीन है, दीज आर एक्ट एज कैथोड रे ट्यूब। नोट डाउन करेंगे इनको। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, जब ये पता चला कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, कहां से उसका ओरिजिन हुआ, कैथोड से, और मूव किधर करता है, एनोड की तरफ, इसीलिए इसका नाम क्या था, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, और इस रे को क्या कहा, कैथोड रे। अगर हम यहां पर देखते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में पता कैसे चला, ये चीज क्लियर हो गई सभी को। उसके बाद हमने यहां पर जो कैथोड रे थी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। What are the properties of cathode ray? वो रे कैसे ट्रेवल करती थी, क्या उसकी इफेक्ट होने वाले थे, ठीक है, तो ये अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रे है वो कैसे ट्रेवल करती थी, स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्लास 10th में होता था, जब लाइट से रिलेटेड आता था तो लाइट बोलते थे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मान के चलते हैं हम एक क्या करते हैं, पाइप लेते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट है। जब उसमें से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो विजिबल होता है, लेकिन अगर हम उस पाइप को बीच में से बेंड कर दें, जैसे पाइप है स्ट्रेट, अगर हम इसको कुछ ऐसा कर दें तो जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी चलती है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब उसको बैंड करते हैं तो लाइट बैंड नहीं होती है, इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। और आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि हम क्या करते थे, 3 कार्डबोर्ड लेते थे, उनमें होल करते थे, कैंडल यूज करते थे, और जब तीनों कार्डबोर्ड एक ही सीध में होते थे तो आपको जो कैंडल है उसकी फ्लेम विजिबल होती थी, अदरवाइज विजिबल नहीं होती थी। तो दीज एक्सपेरिमेंट टेल अस द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट था जो आपको समझना है। कौन सा पॉइंट है, अगर हम लाइट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। जब भी हम लाइट के पाथ के बीच में क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो अगर उसकी शेडो क्रिएट करता है तो इसका मतलब इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी जाएगी। और उसके जब ऑब्जेक्ट कोई पाथ में रख देते हैं तो लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है और उसके साथ बैंड नहीं हो पाती है, इसलिए उसकी शेडो क्रिएट होती है। और यही पॉइंट हमें यहाँ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, एक प्लस का निशान लगा देता हूं ऐसे, तो यहां पर उसकी शेडो क्रिएट होगी, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना। हाउ कैन यू प्रूव द कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? तो हमने क्या किया, व्हेनेवर ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे इट विल प्रोड्यूस इट्स शैडो, दैट्स व्हाई वी कैन से द कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट नोट करना। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज द इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट को कैसे समझना है, अगर हम क्या करते हैं, यहां पर इसको हटा देते हैं तो ध्यान से समझना होता क्या है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक मूविंग व्हील रख देते हैं। जैसे आपने एक व्हील लिया ऐसे करके, यहां पर इसमें ऐसे स्पाइक्स बने हुए हैं और ये यहां पर सेंटर में ऐसे व्हील है, तो ये ऐसे रोटेट होता है। जैसे हम यहां पर क्या करते हैं, कैथोड रे को भेजेंगे तो ये व्हील क्या करेगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो कैथोड रे है जब वो मूव करती हैं, जब इसके साथ वो हिट करेंगी तो इसको क्या करेंगी,
रोटेट करना शुरू कर देंगे। जैसे वाटर होता है, विंड मिल देखी होंगी आपने, जब हवा से स्ट्राइक करती है तो वो घूमना शुरू करती है। सेम यहां पर भी होने वाला है। इसका मतलब मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज द अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम क्या करते हैं, यहां पर मान के चलते हैं कि हमारी जो कैथोड रे थी वो सीधी जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, ऐसे जा रही थी बिल्कुल सीधी, और कहां जाके हिट कर रही थी, मान के चलते हैं वो इस पॉइंट पर जाकर हिट कर रही थी। ये हमारा पॉइंट है, यहां से सीधी जा रही थी बिल्कुल, और वहां जाकर हिट कर रही थी। हमने क्या किया, इसके यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, हमने यहां पर क्या की, दो प्लेट लगा दी ऐसे करके, एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और क्या नोट किया कि जो हमारी रे बिल्कुल सीधी जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट, वो क्या करती है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होती है और यहां पर जाकर हिट करती है। तो जाना तो उसको सीधा चाहिए था यहां पर, लेकिन वो सीधी ना जाकर क्या करती है, बेंड हो जाती है, और कहां पर जाकर हिट करती है, इस पॉइंट पर, जबकि उसको स्ट्राइक यहां करना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे स्ट्राइक करती है। इससे क्या पता चला, दैट मीन्स द कैथोड रेज आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको अफेक्ट किया, और कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, These are attracted towards the positive plate of the electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट। अगर हम फील्ड को चेंज करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं, इसको नेगेटिव करते हैं, तो ये रे ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे यहां से जाएगी तो इधर जाके स्ट्राइक करेगी। तो इसका मतलब इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड रिफ्लेक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट। इससे पता क्या चलता है कि जो हमारी कैथोड रे है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका नेचर क्या होगा, क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल्स की जो आपने टेक्निक पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां पर एक पॉइंट आता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी बेसिस पर हम बताएंगे। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी तरफ कौन सा पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, व्हाट इज द नेचर, क्या होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब जो कैथोड रे है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका नेचर क्या होगा, किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, that are negative charge particle। तो कैथोड रेज आर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये नोट कर लेना पॉइंट कि हमारे जो कैथोड रे हैं एक्चुअली में वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इसका मतलब कैथोड रे आर एक्चुअली द बीम ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसकी बीम है, इसका मतलब दैट इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में किसी की बीम है, इलेक्ट्रॉन्स की। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे सभी। इसी के साथ अगर हम यहां पर क्या करते हैं, इसको हटा दें इलेक्ट्रिक फील्ड को, और क्या लगा दें यहां पर, मैग्नेट्स लगा दें। क्या लगा दें यहां पर, मैग्नेट। जैसे हमने लगा दिया दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो अगर हम यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो विच इज आल्सो अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट मींस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, कैथोड रे जो भी उसका नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगी, अफेक्ट होंगी और अपना पाथ चेंज कर लेंगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड these are affected by both electric field as well as magnetic field. Next one is the heating effect. That means it produces heating effect. अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मान के चलते कोई चार्ज पार्टिकल है, जब वो मूव करता है तो यहां पर अगर हम इसके यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं पाथ में, तो वो क्या करता है, जब उसके साथ हिट करेगा तो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं जब किसी चीज के साथ हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना हैंड लेते हैं, उसके साथ दूसरा हैंड है, उसको रब करते हैं, तो इसका मतलब ये वाले पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स के साथ क्या कर रहे हैं, हिट। तो जहां पर भी कोलिजन होगा, जहां पर भी हीटिंग इफेक्ट होगा, कहने का मतलब किस वजह से, ड्यू टू कोलिजन। तो ये चीजें आपने नोट डाउन करनी है कि जब भी दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। इस चीज को नोट डाउन करेंगे सभी। इसके अलावा एक पॉइंट और भी आता है कि हमने भी जो बताया था कि जो रेज है वो विजिबल नहीं है, तो विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज करते हैं। एक पॉइंट ये भी आप कर सकते हैं कि दीज रेज आर इनविजिबल बट कैन बी मेड विजिबल विद द हेल्प ऑफ सम फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। तो आप चाहे इसको प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझने, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं, जो आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि हमने इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, ये सब कैसे फाइंड आउट हुआ, उसकी डिस्कवरी कैसे की गई, क्या उसका कहने का मतलब मास कैसे फाइंड आउट किया, उसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट था, ये सब चीजें अभी आपको बताएंगे। नोट डाउन करेंगे इसको। जो नेक्स्ट है वो करने वाले हम, दैट इज द चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
अब हमें जो इलेक्ट्रॉन था, जो सब एटॉमिक पार्टिकल हमने डिस्कवर किया, मान के चलते हमने तो क्या साइंटिस्ट ने किया, उसके ऊपर क्या चार्ज और क्या मास रहा उसका, ये कैसे फाइंड आउट हुआ, उसके पीछे क्या क्या प्रोसीजर किया गया, उसको आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उसमें कुछ ऐसा अपरेटस था, उस अपरेटस में यहाँ पर तो आप देख सकते हैं दैट इज कैथोड रे। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा कैथोड है, मैटर का इलेक्ट्रोड है, और ऐसे एक मैटर का इलेक्ट्रोड ये है, ये हमने किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव। अब उसके बाद यहां से जैसे हमारी जो कैथोड रे है वो मूव करती है, तो हमने यहां पर देखेंगे तो दो फील्ड लगा रखे हैं, वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको समझने के लिए अगर हम यहां पर लें, एक फील्ड ऐसे है तो दूसरा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इस तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो ये चीज भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दोनों दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, एंड दिस वन इज द वेव ऑफ प्रोपगेशन। आप चाहे तो इसको वेव ऑफ प्रोपगेशन मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। तो सभी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज कैथोड रे। तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये चीज आपने देखनी है, ध्यान से समझना है हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में, कैसे परफॉर्म किया गया। सबसे पहले अगर हम यहां पर नोट करें तो क्या नोट किया कि जो कैथोड रे है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मान के चलते हैं क्या किया, जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या कर दिया, जीरो। तो ये कैथोड रे किस पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगी, पॉइंट बी के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो कैथोड रे है वो किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो स्ट्रेट जाएगी तो यहां पर हिट करेगी पॉइंट बी के ऊपर। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, तो मान के चलते हैं पॉइंट ए पर जाकर हिट करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। तो कहां जाएगी, अपने पास से डेविएट होगी और पॉइंट ए पर हिट करेगी। अब की बार हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट पॉइंट नंबर में जो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया, तो उस केस में पॉइंट सी पर जाकर हिट करती है। अब हमें करना क्या है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अरेंज करना है, उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि वो वापस पॉइंट बी पर आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अफेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करेगा। हमने दोनों फील्ड को ऑन रखना और ऐसे एडजस्ट करना है कि वो जो रेडिएशन हमारी ए और सी की बजाय वापस कहां पर आ जाए, पॉइंट बी के ऊपर आ जाए। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है, लेकिन अभी भी वो कैथोड रे हमारी कहां पर हिट कर रही है, पॉइंट बी के ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, जो हमने चार्ज लगाया और जो हमने मास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मास पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमने इसको बोला चार्ज बाय मास रेशियो। तो जो चार्ज बाय मास रेशियो है इस एक्सपेरिमेंट से हमने चेक की, विच इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और ये एक्सपेरिमेंट हमने अलग अलग मेटल्स के साथ किया। इन इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा, इसके अंदर जो गैस फिल थी उस गैस को चेंज करके देखा। हर बार हर एक मेटेरियल के केस में इसकी वैल्यू क्या आती है, सेम। दैट मींस EM रेशियो फॉर कैथोड रे इज ऑलवेज सेम। दैट मींस इट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ना तो गैस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर हम गैस लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या हम मेटल्स के इलेक्ट्रोड को चेंज कर लेते हैं, अलग अलग मेटल्स के लेते हैं, तो हर बार हमने चेक किया कि जो EM रेशियो है वो कितनी आ रही थी, 1.76 इंटू 10⁻11 पर कूलम पर केजी। तो ये वैल्यू हर बार सेम आ रही थी। इसका मतलब दिस कैथोड रे डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये कैसे फाइंड आउट हुआ, इसके लिए मिल्किन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। इसको आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या दिया गया कि हमने मान के चलते हैं कोई ऑयल लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, चार्ज ऑरिजिन किया, और उसके बाद हमने उसको कहां रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगाना है कि वो ऑयल ड्रॉपलेट वहीं पर रहे, ना तो वो नीचे जाए ना वो ऊपर जाए। तो उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम दूसरा कितना चार्ज यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना है ये फाइंड आउट किया। तो मिल्किन ने एक्सपेरिमेंट किया था और उससे क्या फाइंड आउट हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे अगर हम देखें तो कौन सा है, यहां पर अगर हम माइनस साइन लगा दे तो किस लिए लगाते हैं, क्योंकि इट विल टेल अस द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
अब अगर हम यहां पर देखें तो हमने बताया कि चार्ज बाय मास रेशियो है। किसका चार्ज? हम बात कर रहे हैं कैथोड रे विच इज एक्चुअली द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम किसका चार्ज लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। किसका मास लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम यहां पर इसी ईएम रेशियो की हेल्प से क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? चार्ज तो हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब हम क्या निकालने वाले हैं? मास। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इधर रखते हैं, इसको क्या करेंगे? इधर डिवाइड कर देंगे, तो 1.76 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने चार्ज निकाल ही लिया था, कितना था? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻−19, और इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद हमने उसका जो चार्ज था, मास था, किसका? इलेक्ट्रॉन का, वो फाइंड आउट किया। नोट डाउन करेंगे इसको, कितना चार्ज है, कितना मास है, नोट डाउन करेंगे सभी। तो इसमें अगर हम देखें तो चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन पर? -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और मास कितना है? दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहां पर आ जाता है कैन यू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल which carries a unit charge which is equal to 1.6 into 10⁻−19 कूलम। यूनिट चार्ज का मतलब अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन को कितना मानते हैं? 1U। 1U का मतलब दैट इज 1.6 into 10⁻−19 कूलम एंड हैज ए मास which is equal to 9.1 into 10⁻31 kg and which is also equal to the 1/1837th दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का अगर हम एक एटम ले, उसके कितने पीसेस कर दें? 1837, तो उसका जो एक पार्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत कम है, नेग्लिजिबल अगर काउंट करते हैं। जो हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप नोट करेंगे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का मास है वो सबसे अगर हम देखें तो कम होता है, लेकिन ये उससे भी कितना कम है? 1837। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं और ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है, लिखनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है।